एजुकेशन में मैं आपकी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 आज का जो हमारा विषयांक है वे है पद्य 22 जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि वीरों की वसंत ऋतु कैसे होगी अथवा तो कैसी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसके जो कवयित्री है वे है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो वीरों के वसंत के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात की गई है। और आज जो हमें यह पद्य है वे पढ़ना है। तो सबसे पहले छात्र हम कवयित्री के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, जिसका जन्म कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका जन्म सन 1904 और निधन 1948 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। काष्टवेद गर्ल्स कॉलेज में आपने शिक्षा प्राप्त की। आपका विवाह खंडवा निवासी लाल लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस से असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। मुकुलवत त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मदिनी, सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नाम पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल एवं सुबोध है। तो छात्र अब हम इस काव्य की शुरुआत करते हैं। तो पद्य में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहना चाहती है कि वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए, कैसी होगी। तो ये हमें प्रश्न करती है। तो इसके आधार पर कहा जाता है आ रही हिमाचल से पुकार है उद्धी गरजता बार बार, यानी कि हिमालय है वे पुकार कर कर पूछ रहा है। और उसके बाद है उद्धी गरजता बार बार, उद्धी यानी कि समुद्र सागर। तो यहाँ पे कवयित्री कहते हैं कि सागर भी गरजता बार बार, यानी कि गरज गरज कर बार बार कह रहा है। उसके बाद प्राची पश्चिम भून अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। तो इस पंक्ति का भावार्थ होता है कि हिमालय पुकार करके पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है। पूर्व प्राची यानी कि पूर्व, पश्चिम, भू यानी कि पृथ्वी, नभ का अर्थ होता है आकाश। तो पूर्व, पश्चिम, पृथ्वी, आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। इसके आधार पर पंक्ति का अर्थ होता है कि प्रकृति के सभी तत्व गरज गरज कर एक ही बात बोल रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने यानी कि सरसों में फूल आ गए हैं और मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, यानी कि जो सरसों है उसमें फूल आ गए हैं, उनसे वातावरण को पीला रंग मिल गया है। क्योंकि फूल खिले हैं तो जो फूल का रंग है वह पीला है, जिसके आधार पर वातावरण है वे पीला रंग में मिल गया है। और उसके बाद मधु लेकर आ गए अनंग, अनंग यानी कि कामदेव, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचा है। बधु वसुधा पुलकित अंग अंग, या
नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है। क्योंकि जब ऋतु परिवर्तन होता है, वसंत ऋतु का प्रभाव आता है, वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, तब प्रकृति के तत्वों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यह बात यहाँ पे बताई है। क्या कहते हैं कि सरसों में फूल खिल गए हैं, वातावरण को पीला रंग मिल गया है, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं, उसके बाद धरती भी नववधु जैसी सजकर प्रसन्न हो रही है। जिस प्रकार नववधु दुल्हन है सजकर अपने मंडप में आती है, उसी तरह धरती भी सजकर एक नववधु जैसी प्रसन्न बन गई है। और उसके बाद परंतु हे वीर वेश में किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसन, परंतु नायक यानी कि यहाँ पे अर्थ होता है वीर पुरुष, परंतु नायक को इसमें दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। ये सारी ऋतु में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो वीर पुरुष है, जो नायक है, उसे इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है। उसके मन में वे तो यही जताना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो इस पंक्ति का अर्थ होता है कि सरसों में फूल आ गए हैं, जिसके कारण वातावरण है वे पीला रंग मिल गया है, कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुंचे हैं, धरती भी दुल्हन की तरह सजकर यानी कि नववधु जैसी प्रसन्न हो रही है सजकर, परंतु जो नायक है, जो वीर पुरुष है, इसमें दिलचस्पी नहीं है। किसमें? ये सारी बातों में उसे दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह जताना चाहता है कि वसंत कैसा होना चाहिए। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, यानी कि इधर कोयल, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, ताने भर भर कर कूक कर रहे हैं, यानी कि आवाज कर रहे हैं। और मारू बाजे पर उधर गान, लेकिन उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक तरफ कोयल कूक कूक करके आवाज कर रही है, दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है, युद्ध के बाजे बज रहे हैं, तैयारियां नहीं लेकिन बाजे बज रहे हैं। उसके बाद हे रंग और रण का विधान मिलने आए हैं, आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत, यानी कि एक ओर वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है कि जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं। दो पहलू, क्योंकि एक तरफ है जो कि रंगीन दुनिया है जिसके ऊपर कोयल की कूक सुनाई दे रही है, और दूसरी ओर क्या है, युद्ध के लिए बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग खिल रहा है, दूसरी ओर ऐसा है कि युद्ध की तैयारियां हो रही है। ऐसी सब प्रतीति होने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो तरह तरह के पहलू मिलने आए हो और पूछ रहे हैं, आदि अंत दोनों मिलने आए हो और पूछ रहे हैं वीरों का कैसा हो वसंत, और ऐसे प्रश्न भी कर रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो इस पंक्ति का वस्तुतः भावार्थ होता है कि एक तरफ इधर है वे कोयल ताने भर भर कर कूक कर रहे, यानी कि आवाज कर रहे, बोल रहे, और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक और वसंत का रंग और दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है, और ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत दोनों एक रूप में जीवन के दो पहलू मिलने के लिए आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और उसके बाद अगली पंक्ति में हम देखते हैं, कहते अतीत अब मौन त्याग, अतीत यानी कि हे अतीत तुम अब मत चुप रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के यानी कि असली रूप के बारे में तुम बता दो। हे अतीत अब तुम्हें चुप रहना नहीं है
और वीरों के जो वसंत है उसके असली रूप के बारे में बता दो। उसके बाद हे लंके तुझ में क्यों लगी आग। लंके यानी कि श्रीलंका, लंका नगरी, भगवान श्री राम जहाँ पे गए थे युद्ध करने के लिए रावण के साथ, और वहां पे लंका को कौन सलाह देता है, हनुमान जी। तो इसके बारे में यहाँ प्रश्न किया गया है कि लंके तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान जी ने आग क्यों लगाई। तुम भी ऐसी बात बता दो कि तुम में ऐसा क्यों हुआ था जिसके कारण हनुमान जी आग लगा कर चले गए। और उसके बाद एक कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र ये वह मैदान है छात्र जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। एक कुरुक्षेत्र अब झाग झाग बतला अपने अनुभव अनंत वीरों का कैसा हो वसन। यानी कि हे कुरुक्षेत्र तुम भी झाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पे छात्र वीरों युद्ध भूमि में जाने वाले लड़वैये के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हे अतीत अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत के असली रूप के बारे में बता दो। हे लंका तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान जी ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र तुम भी जाकर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इसके आगे कवयित्री कहते हैं कि हल्दी घाटी के शिलाखंड एक दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। हल्दी घाटी आप लोगों ने नाम सुना है, हल्दी घाटी का किला, वहां पे युद्ध हुआ था। किसका हुआ था आपको पता है? महाराणा प्रताप के बारे में आप लोग जानते हैं। इसके बाद सिंहगढ़, सिंहगढ़ है, उसके आधार पर आपको कौन याद आता है? तानाजी। आप लोगों ने तानाजी मूवी भी देखा होगा, तो अगर नहीं देखा है तो बाद में आपको देख लेना, जिसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से यह पंक्ति समझ में भी आ जाएगी और बहुत ही अच्छी मूवी है। तो इसमें हमारा इतिहास है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी, राणा ताना का कर घमंड दो जगह आज स्मृतियों ज्वलंत वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताजा कर दो और जता दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो इसके आधार पर हल्दी घाटी में जब युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का और अकबर का, जिसमें पराजित हो गए थे, उसके बाद तानाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता था। तानाजी एक ऐसे महापुरुष थे जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान थे। उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता और उसमें ही वे शहीद हो गए, वहां भी उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन इसके आधार पर हमारा इतिहास यहाँ पे कहते हैं कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले, तो महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर, उनका जो स्वाभिमान है उनको याद कर अपने समय की जो यादें हैं वो फिर से तुम ताजा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पंक्ति में कवयित्री कहते हैं कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण ये जो कवि है जिसका नाम है भूषण, और कवि चंद, चंद कवि है वे पृथ्वीराज चौहान के कवियों में से माना जाता है। चंद ने पृथ्वीराज रासो नाम का जो साहित्य है उसकी रचना की है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। कितनी बहुत बढ़िया बात की गई है कि आज भूषण अथवा चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है। और उसके बाद है कमलबंदी स्वच्छंद नहीं, ऐसे छंद भी नहीं है कि जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए, बिजली भर जाए। और उसके बाद कहा है कि फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा हो वसंत।
यानी कि ऐसे कवि तो नहीं है, भूषण और चंद जैसे अब कवि नहीं रहे हैं और ऐसे छंद भी नहीं रहे कि जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त कहा है कि हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है। हमारी कलम यानी कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहना चाहते हैं कि हमारी कलम, हम जो लिखते हैं उस पर भी पाबंदी लगे है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो इस प्रकार इस दोनों पंक्ति का अर्थ होता है यहाँ पे हल्दी घाटी के मैदान और तानाजी की वीरता के बारे में, जो सिंहगढ़ का किला जीता है उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे दो महान कवि भूषण और कवि चंद हो गए और वे कवि अब नहीं रहे हैं, तो उसके बाद वे जिस प्रकार से गाना छंद गाते थे वैसे अब छंद ही नहीं रहे कि जिनके सुनकर हमारे शरीर पे बिजली भर जाए। और इसके अतिरिक्त दुर्भाग्य से कहते हैं कि हमारी कलम पर भी जमानो पाबंदी लगी हुई है कि कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो इसके आधार पर छात्र कवयित्री ने यहाँ पे वीरों में प्रशंसा, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, उत्सुकता भरे बातें यहाँ पे की गई है। हमारे इतिहास में जो कुछ भी यहाँ पे युद्ध हुए हैं उसके बारे में बात बताई है। एक तरह से हम देखा जाए तो वसंत ऋतु का वैभव दिखाया गया है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है, युद्ध के बाजे बज रहे, मानो कि अंत और आदि दोनों का मिलन होने वाला हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ही प्रश्न रहता है कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए, वीरों की वसंत ऋतु कैसी है। वस्तुतः छात्र इस काव्य में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए चारों दिशाओं में से पुकार आ रही है। इसमें सिंहगढ़, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र का मैदान, लंका में लगी आग आदि जो उदाहरण के तौर पर कवयित्री ने यहाँ पे वीरों के वसंत के बारे में कहकर शूरवीरों के मन में प्रोत्साहन जगाया है, नया उत्साह भर दिया है। इस पद्य के आधार पर कवयित्री ने कहा है कि वीरों का कैसा है वसंत। इस प्रकार छात्र यहाँ पे हमारा जो पद्य है वे खत्म होता है।